टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में बिहार स्पेशल के 200 प्रश्नों के सीरीज में आज 5वें सेट को लेकर आए हैं। तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफी रोचक होने वाला है आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सम्राट अशोक के पिता या अशोक क्या थे, मौर्य वंश के थे। कहां के थे? मौर्य वंश के। और मौर्य वंश के 3 शासक हुए, याद रखेंगे मौर्य वंश। सबसे पहले तो याद रखिएगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश के कितने शासक हुए? 3 शासक हुए। कौन कौन? तो एक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। दूसरा कौन हुए? तो बिंदुसार हुए। दूसरा कौन हुए? बिंदुसार हुए। और तीसरे कौन हुए? अशोक हुए। तीसरे कौन हुए? अशोक हुए। तो इस 3 नाम को याद रखिएगा। कौन कौन? एक चंद्रगुप्त का नाम याद रखिएगा, एक बिंदुसार का नाम याद रखिएगा और एक अशोक जी का नाम याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। कौन? तो अशोक। अब पूछ रहा कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। तो बिंदुसार कहां? हमारा ऑप्शन डी बिंदुसार। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब प्रश्न संख्या दूसरा देखिए कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अशोक जो जानते थे कि जो कि संस्कृत उस समय की भाषा प्रचलित थी, लेकिन संस्कृत जनसाधारण की भाषा नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक भाषा को जनसाधारण के रूप में क्या किया? प्रयोग करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, उस चीज को बढ़ावा दे तो आसानी से अपनी बातों को रख सके। तो याद रखिएगा कि उन्होंने कौन सी भाषा को? तो प्राकृतिक भाषा को। कौन सी भाषा को? प्राकृतिक भाषा को प्रयोग किया था। ठीक है, साथ साथ ये भी याद रखिएगा उनके जो अभिलेख थे जिसमें कलिंग युद्ध जो काफी पूछा जाता है, तो 13वें शिलालेख याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है वो कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख, उसी में कलिंग विजय का चर्चा है। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध कहिए, कलिंग विजय कहिए, ठीक है, कलिंग युद्ध का चर्चा। और ये भी याद रखेंगे कि अशोक का जो प्रथम अभिलेख था उसको पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिसेप्ट ने। उसको भी याद रखिएगा, जेम्स प्रिसेप्ट का नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रिसेप्ट। अशोक के प्रथम अभिलेख को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप्ट ने ही पढ़ा था। याद रखेंगे एकदम, एक काफी इंपोर्टेंट, दोनों याद रखिएगा। मैंने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दोनों प्रश्नों को बतला दिया है, याद रखिएगा आप लोग को। चलिए ठीक है, इसको यह भी याद रखिएगा बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमित्र घात भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़े। चलिए प्रश्न संख्या 2 हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। चलिए प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसमें उल्लेख है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो उल्लेख है वो इंडिका में उपलब्ध। किसमें है उल्लेख? वो इंडिका में। और इंडिका किसने लिखा था? इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने। अब मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहां से? तो सेल्यूकस निकेटर के यहां से। ठीक है, कहां आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने क्या लिखा था? तो उन्होंने इंडिका लिखी। क्या लिखी? इंडिका लिखी। और यही इंडिका में उन्होंने पटना को, पाटलिपुत्रा को क्या लिखा था? पोलीब्रोथा। क्या लिखा था? पोलीब्रोथा लिखा था। और पटना को ही फाटकों वाला शहर कहा था। क्या कहा था? फाटकों वाला शहर। फाटकों वाला शहर। और इन्होंने कहा था कि नगर प्रशासन से चलाने संबंधी क्या थे? 30 सदस्यीय कमिटी थी। कितनी थे? 30 सदस्यीय कमिटी थी, जिसमें 5 सदस्यीय 6 बोर्ड थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है आपका। इसमें मेगास्थनीज का इंडिका तो खैर भूलना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर। 4 क्या करा? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो याद रखेंगे अजातशत्रु का जो वंश था वो कौन था? हरण्यक वंश था। कौन था? हरण्यक वंश था। यही याद नहीं रखना है, हरण्यक वंश में भी ये याद रखना है कि राजा बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। याद रखिएगा, राजा बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु थे, जिनको
कुनिक नाम से भी कहा जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 4 हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ अभी सक्षमता बैच में आपको विशेष ऑफर चल रहा है। जो भी साथी सक्षमता के बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो भी साथी सक्षमता के बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो एक नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप लोग हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। अभी आपको विशेष सुविधा दी जा रही है नए बैच में, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है। ऑनलाइन क्लास जिसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है कि क्लास छूट गया तो आप देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है मात्र 500 रुपये में। ठीक है, वो भी एग्जाम तक, भले एग्जाम 6 महीने के बाद ही काहे नहीं हो। ठीक है, तो ये एग्जाम तक मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप चले जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए टारगेट योर गोल और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट योर गोल ऐसा लोगो आएगा आपका, टारगेट योर गोल डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, आते हैं प्रश्नों में। हमारे ये अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु जो है वो अवंती को पराजित नहीं कर सका। किसको पराजित नहीं कर सका? अवंती, क्योंकि अवंती का जो किला था वो क्या था? अभेद किला था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे वो अधिकार नहीं कर पा सका। एक चीज और याद रखिएगा, अजातशत्रु वैवाहिक नीति में विश्वास करता था, वैवाहिक नीति के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को विस्तार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब एग्जाम में समय है तो अच्छे से आपकी तैयारी भी हो सके। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां की गई थी? याद रखिएगा, ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? तो बिहार के वैशाली जिले को जाता है। कहां जाता है? बिहार के वैशाली जिले को जाता है। इसको काफी इंपोर्टेंट पूछेगा। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली को माना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो लिच्छवी वंश ने की थी। यह भी याद रखिएगा, स्थापना किसने की थी? तो लिच्छवी वंश ने। किसने? तो लिच्छवी वंश ने। किसने? तो लिच्छवी वंश ने की थी। याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या करा कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कही जाती है तो वह बिहार की कोसी नदी। कौन सी नदी है? बिहार की कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। और जब यह नदी नेपाल से आती है तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सप्तकोसी। क्या कहा जाता है इसको? सप्तकोसी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सप्तकोसी नदी कहा जाता है। कोसी नदी परियोजना को भी याद रखेंगे, जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो 1951 से आरंभ हुई है। चलिए ये भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न संख्या 8 आप लोग कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा कितना सही हो रहा है आप लोग का। किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सबसे पहले ये याद रखिए कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 1908 ईस्वी में हुआ था। और अप्रैल 1908 में जो अध्यक्षता किए थे वो कौन थे? सैयद अली इमाम। कौन थे? सैयद अली इमाम थे। कौन थे? सैयद अली इमाम। ये किस बैठक की है? तो ये प्रथम बैठक की है। किस बैठक की है? ये प्रथम बैठक की है। और इसके बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा बैठक होता है, दूसरा बैठक कब होता है? 1918 में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता दीप नारायण जी ने की थी। किसने की थी? तो दीप नारायण जी ने की थी। किसने की थी? तो दीप नारायण सिंह ने किया था। तो याद रखेंगे सबसे पहले बैठक कब हुई थी? अप्रैल 1908 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा बैठक 1918 ईस्वी में हुई, जिसकी अध्यक्षता दीप नारायण सिंह ने की थी। तो इस दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? एक चीज और याद रखिएगा कि बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कहां? पटना में। ये भी याद रखेंगे। बिहार कांग्रेस का जो बैठक हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो बांकीपुर पटना। कहां हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ये काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या हमारा 9।
चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी सूचनाएं समय मिलती रहे। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में पूर्णिया और मानभूम के कुछ बाल जो है वो किसको दिए गए? बंगाल को दिए गए थे। तो इसको याद रखिएगा। पूर्णिया, ये क्या है? पूर्णिया और मानभूम जो वो किस साइड में है? तो बंगाल के साइड में। इसके कुछ हिस्से बिहार में पड़ते हैं, कुछ बंगाल में पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10। चलिए प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या है? 10 कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? सबसे पहले तो ये जान रखिए, आप भी समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्व की बात करें, उसके बाद कुछ सामाजिक विषमताएं रही, जमींदारों के बीच में, दलितों पिछड़ों के बीच में रहा। तो अब जो राज संसाधन, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? वो उनके आर्थिक स्थिति को सबल बनाने के लिए था। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कौन दिया? सबसे पहले तो ये जान ले, बलदेव कौन हो गए? ये तो महाधिवक्ता हो गए। कौन हो गए? ये महाधिवक्ता हो गए। चलिए महाधिवक्ता। अब एक चीज याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी नीति के कारण उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था? महाधिवक्ता पद से त्याग दे दिया था। महाधिवक्ता पद से त्याग दिया था। तो कब दिया था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। त्याग पत्र कब दिया? 1942 में। क्यों दे दिया? तो सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न संख्या 12 क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? सब याद रखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1934। किसने किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण को याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया को याद रखेंगे और आचार्य नरेंद्र देव को याद रखेंगे। तीन चीज को नाम को याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे जेपी नारायण का नाम याद रखेंगे, दूसरा राम मनोहर लोहिया को याद रखेंगे। ये तीनों मिलकर स्थापना किए थे। राम मनोहर लोहिया को याद रखेंगे और आचार्य नरेंद्र देव को याद रखेंगे। आचार्य नरेंद्र देव को याद रखेंगे। अब आपका एक प्रश्न इसमें और बनता है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो 1917 में हुई थी, मई में हुई थी। कब हुई थी? मई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कौन किए थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। कौन थे? नरेंद्र जी थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव को याद रखेंगे। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। डेट भी याद रखना हो तो याद रख लीजिएगा, 17 मई 1934 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर। 13 क्या कर रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या, किंग्सफोर्ड जज थे। किंग्सफोर्ड तथा जितने भी क्रांतिकारी होते थे, जब भी इनके पास जाता था तो कहीं न कहीं उसके क्या करते थे? दमन कर देते थे और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सजा देते थे। ये किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान किसने बनाया? तो प्रफुल्ल चाको और खुद्दीराम बोस। कौन कौन बनाया? प्रफुल्ल चाको और खुद्दीराम। कब बनाया था? तो 1908 ईस्वी में। कब बनाया था? 1908 में। दो नाम याद रखिएगा, एक प्रफुल्ल चाको का नाम याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाको का नाम याद रखिएगा और एक खुद्दीराम बोस को याद रखिएगा। खुद्दीराम बोस को याद रखिएगा। इन दोनों ने प्लानिंग किया कि मुजफ्फरपुर में फोर्ट साहब आएंगे और उन पर क्या करेंगे? हम लोग बम मारेंगे और उनका स्वाहा कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस बगी में वो जा रहे थे उसमें किंग्सफोर्ड थे ही नहीं, उसमें 2 महिलाएं थी और उस बम से 2 महिलाएं क्या हो गई? मर गई। अब क्या हुआ? किंग्सफोर्ड बच गए। अब क्या हुआ? ये वहां से दोनों भाग गए और वहां से दोनों भागते हुए आ गए कहां? समस्तीपुर आ गए। और समस्तीपुर में प्रफुल्ल चाको जी को जैसे ट्रेन में बैठते कि उनको चारों बगल से पुलिस घेर लेती है और फिर क्या करते? वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और खुद्दीराम बोस जो गिरफ्तार हो जाते हैं उनको बाद में फांसी पड़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। कब उनकी फांसी? 30 अप्रैल 1908 को फांसी पड़ जाती है। कब फांसी होती है? तो 30 अप्रैल 1908 को उनको फांसी दी जाती है। खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है, प्रफुल्ल चाको क्या करते हैं? गोली मार लेते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14।
चलिए प्रश्न संख्या 14। 14 क्या कर रहा है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पटना कलम शैली जो है वहां के स्थानीय जो जीवन जीते हैं उसकी चित्रकारी के रूप में दर्शाया गया था। और काफी प्रश्न आपका तो बीपीएससी मेंस में एक प्रश्न पटना कलम से तो पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि पटना कलम शैली को इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। इंडो ब्रिटिश शैली क्या कहा जाता है? इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। और पटना शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में ईश्वरी प्रसाद वर्मा को जाना जाता है। किसको? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। किसको जाना जाता है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा को जाना जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, काफी इंपोर्टेंट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। चलिए प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे किससे? संतूर, तबला, बांसुरी या शहनाई थे। किससे थे वो? शहनाई से थे। किससे थे वो? शहनाई से थे। शहनाई से थे वो। याद रखिएगा उनको 2001 में भारत रत्न भी मिला। कहां क्या मिला? 2001 में भारत रत्न। और कहां के थे वो? तो बिहार के थे। कहां के थे वो? बिहार के डुमराव गांव के थे। कहां के थे? बिहार के डुमराव। याद रखिएगा बिहार के डुमराव के थे। उनको भारत रत्न भी मिला था। और काफी शहनाई वादन में तो खैर किसी की शादी हो और उनका शहनाई न बजे तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो याद रखेंगे 2001 में भारत रत्न मिला, बिहार के डुमराव गांव से थे और शहनाई से संबंधित थे। कौन? तो बिस्मिल्लाह खान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। चलिए प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? विकल्प के दृष्टिकोण से हंस का नहीं किया। ठीक है, हंस का नहीं किया, ये किया, लेकिन ऑप्शन बी जो है हंस, उसका संपादन नहीं किया। गोपाल सिंह नेपाली के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा कि वो भी कहां के थे? बेतिया बिहार के थे। कहां के थे वो? बेतिया बिहार के थे। कहां के थे वो? बेतिया बिहार के थे। और एक चीज और याद रखिएगा, इनकी जो बहुत ही बेहतरीन कविता है, बेहतरीन शैली है, वो है हिंदी है भारत की बोली। इनकी एक जो है हिंदी है भारत की बोली। हिंदी है भारत की बोली, इसको पनपने दो। हिंदी है भारत की बोली, काफी इंपोर्टेंट है तो ये भी याद रखिएगा, उनकी रचना के अंतर्गत आता है। बाकी सुधा, प्रभात, दी मुरली ये सारे संपादन किए थे, लेकिन हंस का संपादन इन्होंने नहीं किया था। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी सक्षमता बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको सारा ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, सारे विषय की पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं और एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी करवा रहा है। मात्र 501, मात्र 500 रुपए की फीस में, मामूली फीस में आपकी पूरी तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल ऑफर कम समय के लिए है, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? किस युग के थे महाकवि विद्यापति? तो सबसे जान लीजिए कहां के थे वो? बिस्फी दरभंगा के थे। कहां के थे वो? बिस्फी दरभंगा के थे। और किस काल के थे? तो मध्यकाल के थे। किस काल के थे वो? मध्यकाल के थे। थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में रख लीजिए कि कहां के थे ये? बिस्फी गांव के थे। कहां पड़ता है ये? तो मधुबनी में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? मधुबनी में पड़ता है। और इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। विद्यापति के बारे में बिस्फी मधुबनी याद रखिएगा, मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है, ये याद रखिएगा। मध्यकाल के कवि हुए और इनकी बेहतरीन रचना और नामी गिरामी जिसको कहते हैं वो याद रखिएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इनकी रचना याद रखिएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। और एक और याद रखिएगा, उतना इंपोर्टेंट नहीं लेकिन पुरुष परीक्षा, ये भी उन्हीं की रचना है, पुरुष परीक्षा। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा उनकी रचना है। कहां के थे? बिस्फी मधुबनी के थे। उनको मैथिल कोकिल कवि भी कहा जाता है। मध्यकाल के कवि थे। कहां थे? मध्यकाल के कवि थे। याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18। चलिए प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि दिनकर जी कहां के थे? दिनकर जी सिमरिया, बेगूसराय जान रहे ना आप लोग? सिमरिया बेगूसराय कहां के? तो बिहार राज्य बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव के थे दिनकर जी। और उनकी जो पहली रचना है, उनकी पहली रचना कौन थी? तो रेणुका। कौन थी? रेणुका। और उनके इसी रचना के लिए उनको क्या मिला? राष्ट्र कवि के रूप में वो वहां से क्या हो गए? प्रतिष्ठित हो गए और उनको राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। राष्ट्र कवि दिनकर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के बाद
प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न संख्या 19 कर रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कहां के थे वो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 17 मई 1934 राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। उसको याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा इसमें कि सोशलिस्ट पार्टी आजादी के बाद क्या उसको भंग कर दिया गया। कब? 1948 में। 1934 में जहां गठन किया गया, 1948 में इसको इन्होंने भंग भी कर दिया था। उसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पे। 20 कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा बिहार के कौन गांव से? जीरादेई गांव के। कहां पड़ता है ये? तो सिवान में पड़ता है, सिवान में पड़ता है। याद रखिएगा प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसको एक एक पॉइंट को याद रखने का प्रयास करेगा। आज का सेशन काफी मजेदार रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का शुक्रिया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और बिल्कुल समय रहते हुए नामांकन ले लीजिए। एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।